दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। और यह भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लगातार प्रैक्टिस सेट को ले रहे होंगे और लगातार एमसीक्यू लगा रखा होगा ताकि आप लोग सब स्टाफ टू क्लर्क का एग्ज़ाम पास कर सको। और आज यानी आज तो मंडे है, सोमवार, और कल जो पेपर हुआ था पंजाब नेशनल बैंक का, तो मैं उनसे भी ये आशा रखता हूँ कि वो भी क्लर्क बने और ज़रूर अपने क्वेश्चनों को डिस्कस करें कमेंट बॉक्स में कि सर ये वाला क्वेश्चन भी आया था और ये भी आया था, ताकि जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, क्योंकि जनरल बैंकिंग तो सेम आती है और बाकी आपने जो बैंक से जो भी बंदा अपना ताल्लुक़ रखता है उसके क्वेश्चन थोड़ा बहुत अलग हो सकते हैं। और एसबीआई वाले मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि उनका पेपर फरवरी में कितनी तारीख को है, ताकि उनके लिए भी 10-15 क्वेश्चनों का डेली एक मॉक लाया जा सके, ताकि उन भाइयों का भी भला हो जाए। तो शुरू करते हैं। कल आया नहीं एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट, क्योंकि कल संडे था और थोड़ा टाइम लग गया था, इसलिए। बाकी आपको लगातार प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा और आप उसका फ़ायदा उठाएं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये तमाम बैंकों के लिए क्वेश्चन होंगे, जनरल बैंकिंग। इसको कोई ये नहीं कह सकता कि सर ये हमारे लिए है क्या। ये तमाम बैंकों के लिए जनरल बैंकिंग क्वेश्चन है। आज पीएनबी का नहीं है क्योंकि उनका एग्ज़ाम कल हो चुका है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो रहा आपकी स्क्रीन पर। ये पहला क्वेश्चन है आपका। आज इम्पोर्टेंट सेशन है वैसे, क्योंकि क्वेश्चन भी आज थोड़ा हटके है। विच इज़ द फर्स्ट बैंक एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। कि भारत में स्थापित पहला बैंक कौन सा है, कि भारत में सबसे पहले कौन सा बैंक स्थापित हुआ था। बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर मैं बात करूं भारत में सबसे पहले, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर बी, इस्टेब्लिश्ड हुआ था, स्थापित हुआ था, जो कि 1770 में स्थापित हुआ था। भारत में स्थापित पहला बैंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1770। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट आरबीआई गवर्नर ऑफ इंडिया। गवर्नर ऑफ आरबीआई, कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। आरबीआई के गवर्नर अंग्रेज भी हुआ करते थे, लेकिन जो पहले भारतीय थे वो कौन थे। सीडी देशमुख, बेनेगल रामाराव, आर के षणमुगम शेट्टी या केजी अम्बेगांवकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सीडी देशमुख, क्योंकि क्वेश्चन में आरबीआई के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, तो इनको भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखें ताकि आपसे ये मिस्टेक ना हो और बाद में पछताना ना पड़े। आज का अगला क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन आंसर पसंद आए, अच्छे लगे, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप जब अंत में वीडियो देखते हो तो आप लोग भूल जाते हो कि चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो। और भाइयों को भी इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब स्टाफ भाई मेरे जितने भी हैं इसका फ़ायदा उठा सकें। और आपको हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अगर और भी कोई भाषा चाहिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, सर तमिल में भी चाहिए, तो उसके लिए कोशिश की जाएगी। और एसबीआई वाले ज़रूर बताएं कि सर उनको सेशन चाहिए या नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस चेक सिस्टम इन इंडिया। भारत में सबसे पहले कौन से बैंक ने चेक प्रणाली शुरू की थी, कि मतलब वो चेक लेके आया था। कौन सा बैंक ऐसा था कि जो जो आप लोग चेक भरते हो बैंकों में, उसको कौन लेके आया था। बंगाल बैंक, ऑप्शन नंबर 2 बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर सी जनरल बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन नंबर डी प्रेसिडेंसी बैंक। तो अगर मैं इसका आपको राइट आंसर बताऊं कि जो पहला चेक लेके आया था वो लेके आया था ऑप्शन नंबर ए, बंगाल बैंक अपने बैंक में
पहला चेक लेके आया था। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच इज़ द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड इन इंडिया? कि भारत में सबसे पहले, आप लोग आजकल क्रेडिट कार्ड बहुत यूज़ कर रहे हो, कि भारत में सबसे पहले कौन सा बैंक है जो क्रेडिट कार्ड को लेके आया था? कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या बैंक ऑफ बड़ौदा, या आईसीआईसीआई बैंक? तो सबसे पहले जो क्रेडिट कार्ड लेके आया था वो लेके आया था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। पहला क्रेडिट कार्ड लाने वाला हिंदुस्तान में पहला बैंक है। ठीक है भाई। अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताएं, सर थोड़ा इसमें चेंजमेंट करने की ज़रूरत है। आपके लिए ही सेशन बनाया जाता है, जैसे आप बोलते हो सेशन में वैसा ही अमेंडमेंट भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन ब्रांच आउटसाइड इंडिया? कि भारत के बाहर शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? कि भारत में तो है ही, लेकिन भारत से बाहर भी उसने शाखा खोली है। कौन सा है बैंक? आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, या कैनरा बैंक? तो जो ऑप्शन नंबर सी बैंक ऑफ इंडिया है, उसने भारत से भी बाहर सबसे पहले अपनी बाहर शाखा खोलने वाला पहला बैंक बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट, भारतीय करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? हुज सिग्नेचर डज इंडियन करेंसी नोट बियर? कि जो भारत की जो नोट है ना, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, उस पर किसके साइन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर के, यानी वित्त मंत्री, फाइनेंस सेक्रेटरी यानी वित्त सचिव, आरबीआई गवर्नर, या राष्ट्रपति? तो ये सबसे आसान क्वेश्चन आज के एमसीक्यू का, कि करेंसी नोट पर किसके साइन होते हैं। नोट की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये आपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि भारतीय नोट जो करेंसी है उस पर कौन साइन करता है। शायद अगर आप अभी वीडियो देख रहे हों तो आपके हाथ में भी नोट होगा, तो आप ज़रूर उसको देख के भी बता सकते हैं कि भारतीय करेंसी पे कौन साइन करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NIM? निम? कि जो निम है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी? नेट इंटरेस्ट मार्जिन, नेट इन्वॉल्वमेंट मार्जिन, और नेट इन्वोल्यूशन मार्जिन है, इनमें से कोई नहीं। तो जो निम की फुल फॉर्म होती है वो होती है ऑप्शन नंबर ए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेथड इज यूज्ड बाय द बैंक टू रीड कोड ऑन चेक? अगर आपने चेक पर कोड पढ़ने के लिए बैंक कौन सी विधि का उपयोग करता है? यानी अगर चेक पे जो कोड पड़ा है उसको किसके माध्यम से पढ़ा जाता है? MICR, OCR, OMR, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है MICR। अगर आपने चेक पे जो कोड पढ़ना है तो बैंक MICR विधि का उपयोग करता है। और आपने कमेंट बॉक्स में ये भी आंसर बताना, आज का दूसरा क्वेश्चन, MICR की फुल फॉर्म क्या होगी? वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। OCR की फुल फॉर्म क्या होगी ये मैंने आपको बताई नहीं, आपने खुद बतानी है। और OMR, जो OMR होता है, OMR सीट होती है एक, आपने उसकी भी फुल फॉर्म बतानी है। आज के 3 क्वेश्चन ये हो गए। और चौथा क्वेश्चन, करेंसी नोट पर किसके साइन होते हैं? ये 4 क्वेश्चन आपके लिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो सके और आप एक अच्छे क्लर्क बन के अपने बैंक को ऊंचाइयों तक ले जाएं। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द कमेटी ऑन बैंकिंग अम्बसमेंट? कि जो बैंकिंग लोकपाल है वो कौन सी समिति से बना था? आता है ना अम्बसमेंट, वो तो सब बैंक में आता है, कि जो लोकपाल है वो कौन सी समिति से बना था? पार्थ सारथी सोम समिति, शिवरमन समिति, सुमा वर्मा समिति, और रघुराम राजन कमेटी, जो पहले RBI के गवर्नर भी हुआ करते थे। तो जो मैं अगर लोकपाल अम्बसमेंट की बात करूं तो ये ऑप्शन नंबर सी, सुमा वर्मा समिति कमेटी के बनने से ही लोकपाल की स्थापना हुई है। लोकपाल अम्बसमेंट, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग विच ईयर वाज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास्ड। जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम है, जो बैंक का जो अधिनियम है, वो किस वर्ष पारित हुआ था? 1949, 1955, 1959, 1969। तो ये हुआ था 1949 में। ये भी आज का सबसे आसान क्वेश्चन था दूसरा, कि कब हुआ था आरबीआई का जो रेगुलेटिंग एक्ट पास? 1949 में पास हुआ था। अगला क्वेश्चन है जनरल इंश्योरेंस रिलीज टू इंश्योरेंस अगेंस्ट। जो सामान्य बीमा होता है, अगर क्या होने पर उसको इंश्योरेंस दिया जाता है। कुल मिला के क्वेश्चन का ये मतलब है कि अगर आपने सामान्य बीमा करा रखा है, इंश्योरेंस करा रखा है, अगर आपको क्या क्या हो जाएगा तो आपको उसके बदले आपको तो क्या मिलेंगे, आपके घर वालों को, या अगर आप जीवित हैं तो आपको मिलेंगे। अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो आग लग जाएगी तो क्या आपको इंश्योरेंस मिलेगा? अगर चोरी हो गई या किसी ने सेंध मार दी, बर्गलरी हो गई, तो क्या आपको इंश्योरेंस मिलेगा? या ऊपर के सब सही? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सब सही। अगर कुछ भी हो जाता है तो आपको बीमा तो मिलेगा, क्योंकि आपने बीमा तो करवा ही रखा है अपना। अगला क्वेश्चन है अंडर PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक्सीडेंट डेथ क्लेम इज़ अवेलेबल फॉर, कि जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, आपकी नहीं मतलब जिसने बीमा करवा रखा है, अगर उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसको कितने रुपए तक का एक्सीडेंट डेथ क्लेम मिलेगा? 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और इनमें से कोई नहीं। तो उसको मिलते हैं 2 लाख रुपए। ये शायद मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो 2 लाख रुपए का डेथ क्लेम मिलेगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वाले को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आधार कार्ड इज। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आधार कार्ड क्या है। अब आधार कार्ड तो भाई आइडेंटिटी प्रूफ है, ये बात तो आपकी सही है। तो आधार कार्ड 12 डिजिट आधार कार्ड नंबर, आइडेंटिटी कार्ड प्रूफ इशूड बाय UIDAI, कि जो आइडेंटिटी प्रूफ तो है लेकिन उसको किसने इशू किया है? UIDAI। और थर्ड है बोथ A एंड B, और फोर्थ है नन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है बोथ, क्योंकि ये 12 डिजिट का होता है। इसको UIDAI ने ही इसको रिलीज़ किया है। अगर मैं बात करूं UIDAI की, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है U की यूनिक, I की आइडेंटिफिकेशन, A की ऑथोरिटी और I की इंडिया। तो अगर मैं इसको पूरा पढ़ूं तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इसको इशू किया जाता है। ठीक है भाई, UIDAI की जो फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है किसान क्रेडिट कार्ड इशू फॉर। जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है वो कितने साल के लिए इशू किया जाता है? जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो कितने साल के लिए इशू किया जाता है? 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 1 साल के लिए या 2 साल के लिए? तो जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसको 5 साल के लिए इशू किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, किसान क्रेडिट कार्ड को। नेक्स्ट फुल फॉर्म ऑफ OVD। OVD की फुल फॉर्म बतानी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, KYC में आता है वैसे, कि OVD की फुल फॉर्म क्या होगी? अदर वैलिड डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल वैलिड डायरेक्शन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो OVD होते हैं ना, 6 OVD, अगर आप KYC कराओगे तो उसमें 6 OVD की ज़रूरत पड़ती है। तो 6 OVD उसमें पैन कार्ड नहीं है,
मैंने आपको बता दिया क्योंकि पैन कार्ड हर ऑप्शन में रहता है, बाकी उसमें पैन कार्ड नहीं है, बाकी तो उसमें आधार कार्ड और वोटर आईडी, पॉपुलेशन में आपका नाम होना चाहिए। तो वो आपके 6 ओवीडी होते हैं। तो यहाँ पर ओवीडी की फुल फॉर्म आएगी आपका ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, आरडी को कितने दिनों के अंदर बंद करने पर कोई ब्याज नहीं मिलता, यानी आफ्टर हाउ मेनी डेज नो इंटरेस्ट रिसीव इफ आरडी इज क्लोज्ड। अगर आपने कोई आरडी करवाई है और आप सोचते हो यार मैंने आरडी तो गलत करवा दी क्योंकि मेरे को तो रुपए की रिक्वायरमेंट है, और आप आरडी को कितने दिन बाद अगर आपने क्लोज कर दी कि उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 60 डेज, 30 दिन, 180 दिन या 360 दिन। तो इसका जो सही और राइट आंसर है वो है 30 दिन। अगर आपने आरडी खुलवाई और 30 दिन के अंदर आपने आरडी को क्लोज कर दिया यानी बंद कर दिया है, तो आरडी में आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा, यानी 1 महीने के अंदर अंदर। लेकिन अगर आपने 1 महीने से ज़्यादा, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने बंद किया, तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत ब्याज लगेगा वो आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ DSBS। DS और BS की फुल फॉर्म बतानी है आपने। पहला ऑप्शन है डाटा सेविंग बैंकिंग, दूसरा है डोर स्टेप बैंकिंग, तीसरा है डोर सर्चिंग बैंकिंग, और चौथा है डायरेक्ट सेविंग बैंकिंग। तो DSBS की जो फुल फॉर्म होती है डोर स्टेप बैंकिंग। और डोर स्टेप बैंकिंग ये होती है कि जो भी बुजुर्ग आदमी, जो भी विकलांग डिसेबल आदमी अगर बैंक तक नहीं जाता है, तो बैंक के जो कुछ कर्मचारी होते हैं वो उनके डोर तक जाते हैं और उनका अकाउंट खोलना, उनकी जो भी बैंकिंग से समस्या है उस समस्या का समाधान करना, वो डोर स्टेप बैंकिंग कहलाती है। राइट भाई, DSBS। अगला क्वेश्चन है, PMJJBY प्रीमियम इज, यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो प्रीमियम है वो कितने रुपए का है, ये है क्वेश्चन। शायद आपने पहले भी इसको किया होगा। क्या है इसका अगर मैं आंसर बताऊं, क्या 12 रुपये, 436 रुपये, 309 रुपये या 21 रुपये। तो जो PMJJBY का प्रीमियम है वो है 436 रुपये। इसकी जो फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है भाई। नेक्स्ट, डिजिटल सिग्नेचर डिफाइंड बाय। जो डिजिटल सिग्नेचर है उनको किसके द्वारा परिभाषित किया गया है, उनको कौन से एक्ट में डिफाइन किया गया है। जो भी डिजिटल सिग्नेचर हैं उनको कौन से एक्ट में डिफाइन किया गया है, RBI एक्ट, NI एक्ट, बैंक रेगुलेटिंग एक्ट, या इन सब में। जो भी डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर ये होते हैं कि कोई अगर मान लिया जाए आपके बैंक में चीफ नहीं है, बड़ा अधिकारी नहीं, वो अपना सिग्नेचर डिजिटली कर देता है, और जब आप प्रिंट निकालते हो तो उसके ऊपर रूबरू साइन आ जाते हैं। ये भी डिजिटल सिग्नल होते हैं। तो जब आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया होगा तो आपने एक फट्टे के ऊपर साइन करवाते हो, उसको भी डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। तो वो कौन से एक्ट के तहत, मैं बैंकिंग की बात बता रहा हूँ आपको कि बैंकिंग में कौन से एक्ट में डिफाइन किया गया है डिजिटल सिग्नेचर को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है NI एक्ट। NI एक्ट होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में डिजिटल सिग्नेचर को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट, CVV डिजिट आर हाउ मेनी डिजिट। सबसे पहले तो CVV होता क्या है, CVV होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। आपका जो ATM होता है ना, ATM कार्ड के पीछे एक जो पट्टी होती है काली पीछे की साइड में,
उसके पीछे एक वाइट चिट सी लगी होती है और उसके पीछे लिखे होते हैं डिजिट। तो ये वही पूछ रहा है, पहले तो उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। तो उसमें कितने अंक होते हैं? अभी आप जेब में हाथ डालें और अपने एटीएम को बाहर निकाल के उसमें डिजिट चेक करें कि उसमें कितने डिजिट होते हैं, और उसी को CVV कहा जाता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। कितने अंक होंगे उसमें? 4, 3, 6 या 7। अगर आपको ये पता है कि उसको CVV कहते हैं तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, हार्ड कुछ है भी नहीं वैसे। तो उसमें होते हैं ओनली 3 डिजिट। ऑप्शन नंबर बी, CVV में मात्र 3 डिजिट होते हैं। तो ये था आज का सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा हौसला ही बढ़े और मेरे को काफ़ी सपोर्ट मिलता है आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के डिस्कशन से, और ताकि मेरे को भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मौका मिलता है। और अगर कहीं पर प्रिंटिंग मिस्टेक, कहीं पर थोड़ा बोलने में गलत हो गया होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं, और करेक्शन हो जाएगा अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो। ठीक है भाई, तो फिर मिलेंगे। वीडियो आपको 10 या 10:15 या 10:30 बजे तक आपको वीडियो डेली मिल जाएगा। आपके अगर आप चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया है, अगर आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है, पुराने MCQ नहीं देखे हैं, कम से कम 40, 45, 50 MCQ प्रैक्टिस सेट बना रखे हैं मैंने हर बैंक के लिए, साथ में PNB बैंक के लिए। तो आप प्ले लिस्ट में जाएं और पहले वाली वीडियो को देखें, तब आपकी समझ में इजीली और आसानी से आ जाएगा। तो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और अपना ख्याल रखें, और फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।